बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे जो कि हमारा वन शॉट में खत्म करेंगे। वन शॉट मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे और इस पूरी वीडियो में हम ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की जो वन शॉट वीडियोस हैं वो निकाली है ना, आप लोगों ने पसंद भी की। बताइए ऐसी ही और भी वो जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वो मैं लेकर के आऊंगी आपके लिए, ठीक है। तो हम सब सारे टीचर्स आपके लिए बस लगे हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट आपका अच्छे से कवर हो जाए इस चीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलो फिर अब शुरू करते हैं हम अपना आज का जो हमारा लेक्चर है। तो आई होप आप सभी ने हमारा जो इंस्टाग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वो ज्वाइन किया होगा, सत्या शिक्षा 678। इसको ज्वाइन करना आप लोग, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। कैसे कि जैसे आपको कोई भी टॉपिक आपने कवर किया है उसके नोट्स चाहिए, कोई चैप्टर है उसके नोट्स चाहिए, वो सब वहां पर अवेलेबल होंगे। और जितनी भी नोटिफिकेशन है जो भी आपके लिए हम सब टीचर क्लास लेकर के आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, तो वो सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि किस दिन कौन सी क्लासेस आपकी आ रही है, तो इससे आपको पहले से ही पता चल जाएगा। सो आई एम योर साइंस टीचर प्रतिभा सक्सेना और कुछ क्वालिफिकेशन मेरी। इसको हम आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो भैया, बड़े बड़े जो जितने भी जानवर हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब तो लोगों ने देखे होंगे, दिखते हैं ना। डॉग दिखता है, कैट दिखती है, ठीक है, काऊ दिखती है ना, सबको दिखती है। लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी ऑर्गेनिज्म है, बट ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ये इतने ज्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो, इनको इसीलिए माइक्रो बोल रहे हैं। जहां पर माइक्रो लग जाए ना, मतलब कि बहुत छोटे, ठीक, बहुत छोटे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ये वही ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम कैसे देखते हैं, वो बहुत माइक्रो है और हम उनको अपनी नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, यानी कि हम इस तरीके से नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते। तो कैसे देखा जाएगा? तो क्योंकि ये माइक्रो होते हैं इसलिए इनका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? जैसे आपके अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स जैसे काउ, डॉग और आपका कैट, बहुत सारे फेलोज, बहुत सारे एनिमल्स के नाम आप जानते होंगे, उनको आप देख पा रहे हो, बट ये इतने ज्यादा छोटे हैं कि इनको आप नहीं देख सकते हो। अच्छा, दूसरी खास बात इनकी ये भी है कि ये आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हर जगह मौजूद रह सकते हैं। इनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि ये हर एक जगह पर, हर तरीके के क्लाइमेट में, एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो नहीं कर पाते हैं सरवाइव, तो वो फिर उस डायरेक्शन, उन जगहों पे जाना स्टार्ट कर देते हैं जो उनके लिए कैसी हो, उनकी बॉडी के लिए अनुकूल हो, मींस उनकी बॉडी के लिए कैसी हो, हैबिचुअल हो। तो लेकिन ये जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं ये हर जगह सरवाइव कर पाते हैं। चलो देखते हैं फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और क्या क्या खास बातें हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं एंड आर नॉट विजिबल विद नेक्ड आईज। ये विजिबल नहीं होते हैं अगर आप सिंपल नॉर्मल आंखों से देखें, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना ही पड़ेगा। ओके, देन दे कैन लिव इन all kind of environment ranging from ice, cold climate to hot springs। हर तरीके के environment में, हर तरीके के region में रह सकते हैं ये। और वो कैसा कैसा रेंज करता है, मतलब वो कैसे रीजन्स होते हैं जहां ये रह सकते हैं, तो वो रेंज करते हैं आइस कोल्ड क्लाइमेट से हॉट स्प्रिंग तक। मतलब बहुत ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा जो मौसम है, वहां का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो बहुत ज्यादा ठंडा हो, और एक तक बहुत गर्मी हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, तो वहां से लेकर के इस क्लाइमेट तक पूरी रेंज कवर कर लेते हैं। भाई जब इतना ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो जो बीच के आने वाले जितने भी क्लाइमेट है वो तो कर ही लेंगे। तो यहाँ पे ये हम इनकी कुछ खास बात ये पढ़ लिए। अब इसके बाद डिजर्ट एंड मार्शी लैंड्स में भी ये रह सकते हैं। डिजर्ट तो आप समझते ही हो, ज्योग्राफी में मैम बता रही होंगी डिजर्ट्स, मार्शी लैंड्स क्या होते हैं, मैंने भी आपको बताया है मार्शी लैंड्स क्या होते हैं, है ना, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है। डिजर्ट्स जो होते हैं ये हर जगह अपना रहने की व्यवस्था बना लेते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं, ये भैया बढ़िया से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हर जगह मिल जाते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, जहां दे दो सीट वहां बैठ जाएंगे, ऐसा वाला हिसाब है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर।
अब बात आती है तो क्या ये कहाँ पे मिलते हैं, तो क्या ये जमीन पर ही मिलते हैं, तो क्या ये पानी में मिलते हैं? तो चलो देखते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये एयर में, ये वाटर में, ये एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देखो ये कितनी जगह पे मिल रहे हैं, ये हवा में भी है, ये पानी में भी है, ये प्लांट की बॉडी में भी है और एनिमल की बॉडी में भी है। अब प्लांट की बॉडी, एनिमल की बॉडी में हम देखते हैं कि बहुत सारी डिजीज होती हैं, अभी आगे पढ़ेंगे कि प्लांट में भी बहुत सारी डिजीज होती हैं, एनिमल में भी बहुत सारी डिजीज होती हैं। तो क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां वहां रहते हैं इसलिए ये डिजीज भी क्रिएट करते हैं। तो क्या ये बुरे हैं? नहीं, बुरे नहीं है, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं, ठीक है। जैसे टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता है, कुछ अच्छे वाले बिहेवियर्स होते हैं, कुछ गंदे वाले होते हैं, मतलब बुरे वाले। आप ऐसा मानते हो, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, तो वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो कहाँ कहाँ रहते हैं? एयर में, वाटर में, आपके बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल की बॉडीज में भी रहते हैं। दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। भाई ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि सिंगल सेल से बने हुए, और ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारी सेल से मिलकर के बने हुए। अब इसका मतलब क्या है? तो चलो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, सिंगल सेल, और मल्टीसेलुलर मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ, या टाइप की बात ना करके सीधे डिजिट्स की बात करते हैं कि ये कितने टाइप भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टाइप भी लिख सकते हैं। एक से ज्यादा जब सेल्स होंगी तो वो अलग अलग भी हो सकती हैं, एक से भी हो सकती हैं। चलो भाई बैक हो गया ये तो। तो एक तो हो गया सिंगल सेल मीन यूनिसेलुलर सेल, और एक हो गया मल्टी सेलुलर, तो ये हो गया मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स, मल्टीपल सेल। अब ना यहाँ पर बात आती है, तो फिर ये सेल के आधार पर हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दे रहे हैं? सेल के बेसिस पे क्यों हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दे रहे हैं? भाई तुम्हें ध्यान हो बच्चों, तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। बहुत सारी सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलते हैं तो क्या बनते हैं? ऑर्गेन्स बनते हैं, और ऑर्गेन्स मिलते हैं तो क्या बनता है? पूरा एक सिस्टम तैयार हो जाता है, सिस्टम ऑफ ऑर्गेन्स, एंड देन सिस्टम ऑफ ऑर्गेन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। चलो तो यही वही है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं। सिंगल टाइप ऑफ सेल से भी मिलकर के बने होंगे और कई सारी सेल से भी मिलकर के बने होंगे। और टाइप में बात करें अगर, तो टाइप अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ एक से भी हो सकते हैं। ओके, फिर बात आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा, अगर आप सपोज आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी, और आपकी बड़ी फैमिली में आप किस तरीके से आइडेंटिफाइड हो अपनी एरिया में, मतलब आप जिस कॉलोनी में रहते हो, आप जिस सिटी में रहते हो, वहां के लोग आपकी फैमिली को कैसे जानते हैं? आपकी फैमिली तो बहुत बड़ी है, तो कुछ 4 से 5 लोग ऐसे होंगे, मे बी शायद वो उनके वर्क के हिसाब से, शायद कोई इंजीनियर हो, शायद कोई डॉक्टर हो, तो उसके हिसाब से यह हो सकता है कि क्योंकि वो बड़ा है, क्योंकि उसकी फंक्शंस ज्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा है कि लोग उसे जानते हैं, तो उसके आधार पर वहां के लोग, उस टाउन के लोग, उस सिटी के लोग, और या फिर उस कॉलोनी के लोग आपकी फैमिली को जानते होंगे, अगर बहुत बड़ी फैमिली है। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत हैं, लेकिन जो उनको कैटेगराइज करते हैं, या कह सकते हैं कि जो मेन रोल प्ले करते हैं, और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बताएं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसको हम 4 तरीके से बता सकते हैं, 4 चीजों का नाम लेकर के। एक तो हो गया फंजाई, एक हो गया बैक्टीरिया, एक हो गया प्रोटोजोआ, और एक हो गया एलगी, ठीक है। तो ये 4 लोग ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझाने में मदद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हो गया एक बैक्टीरिया, एक हो गया फंजाई, एक हो गया प्रोटोजोआ, और एक हो गया एलगी, ठीक है। तो याद रखोगे, ओके। देन उसके बाद वायरस जो होते हैं, वायरस वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, वायरस कुछ अलग टाइप के होते हैं, इसलिए इसको इस कैटेगरी में नहीं रखा, ये जो 4
मैंने अभी आपको पकड़ दिखाया। वायरसेस दो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिफर्ड एज अ माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स ही होते हैं। माइक्रोब्स क्या, वही तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये होते माइक्रोब्स ही हैं, लेकिन ये इनसे डिफर है, तो इसको अलग रख दिया गया। क्योंकि माइक्रो जो आपके वायरस होते हैं, वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस ना बाकी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनसे थोड़े से डिफर होते हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा अलग पढ़ लिया। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब एक सेल से दो सेल्स एक सेल से दो सेल्स बन जाना। दैट इज नॉट रिप्रोडक्शन, बट मैंने आपको क्या बताया कि रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि एक न्यू ऑफस्प्रिंग का क्या होता है, जन्म होता है या प्रोड्यूस होती है ऑफस्प्रिंग। और दो क्या होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म मिलकर के एक नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, यही पता है। तो यही रिप्रोडक्शन जो है, जो वायरस करवाता है, तो वायरस इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म में करवाता है। तो इसमें जो ये जो रिप्रोडक्शन करवाता है, उसके बेसिस पे ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ओनली इनसाइड दी सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। किसकी सेल के अंदर करवाता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर करवाता है। उसकी जो सेल होती है उसके अंदर करवाता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या, होस्ट ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि आपके एक कह सकते हैं पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब उसके अंडर में स्मॉलर स्मॉलर आ रहे हैं, ये लार्जर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो जैसे आपकी फैमिली में हम लोग पापा को सबसे बड़ा मानते हैं, फादर जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, और तो एक तरीके से होस्ट कौन गए, वो हो गए, है ना। तो इसी तरीके से ये भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं इनसाइड द सेल। तो जैसे कौन कौन से होते हैं ऐसे होस्ट, बैक्टीरियम, प्लांट या कोई एनिमल, ये सब होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इनकी सेल में वायरसेस क्या करवाते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन करवाते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइप के वायरसेस जो है दे रखे हैं। ठीक है, वायरसेस जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, एबोला, ठीक है, एडेनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियोनोफेज। तो ये बहुत सारे टाइप के अपने अपने टाइप्स, अपनी अपनी फंक्शनैलिटी रखते हैं। तो ये अलग अलग वायरस हैं। तो इनका अभी यहाँ पर कोई काम नहीं, बस आप ये जान लो कि ये डिफरेंट टाइप के वायरस होते हैं। जब आप बड़े क्लास में पहुंचोगे, 9th में 10th में पहुंचोगे, इवन 10th 11th में, तब इनको ज्यादा अच्छे से स्टडी करोगे। अब सबसे पहले बात करते हैं, देखो हमने 4 की बात की है, एक तो फंजाई, एक बैक्टीरिया, और आपका प्रोटोजोआ और एलगी, वो हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जैसे बैक्टीरियम हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, ये क्या करते हैं, ये फ्रेंडली होते हैं। मतलब कि ये कुछ ऐसा वर्क करते हैं जो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं हमारे लिए, मतलब वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं। जैसे दूध का दही में बन जाना, है ना, दही बनना दूध से ही तो बनता है दही, है ना। तो जो दूध से दही बन रहा है, मिल्क से कर्ड बन रहा है, उसके लिए चाहिए क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं जो चाहिए होते हैं, जो कि मिल्क को किसमें, दही में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये वही फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की गई है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बहुत फ्रेंडली हैं, हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाते, उनको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles, many other food items. See, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मिल्क से कर्ड बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि याद कर लो नाम, बैक्टीरियम और हो गया लैक्टोबैसिलस, और हो गया बैक्टीरिया जैसे कि जो कि मेकिंग, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो चीज बनाने में, जो पिकल बनाने में, जो अदर फूड आइटम्स बनाने में भी मदद करते हैं। तो उन बैक्टीरिया के नाम नहीं याद रखने हैं हम लोगों को, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, किस किस का नाम रखोगे, बस इन दो का नाम याद रखो कि जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। अच्छा, बाकी के जो आपके बैक्टीरियाज हैं जो चीज बनाने में, अचार, पिकल, फूड आइटम्स के लिए यूज होते हैं, उनका नाम ना याद करके आप इतना याद कर ले कि हाँ, बैक्टीरियाज इन जगहों पर भी यूज होते हैं। तो कभी एमसीक्यूज में जब आता है आपके इसी चैप्टर से उठ करके, तो आप भूलोगे नहीं, आप सही आंसर टिक कर दोगे। फिर एक बैक्टीरिया है जैसे एसिडोबैक्टर एसिडी बैक्टीरिया, क्या नाम है इसका, एसिडोबैक्टर एसिडी, ये नाम है इतना। ठीक है, एसिडोबैक्टर एसिडी
ये जो बैक्टीरिया होता है ये यूज किया जाता है जब हम एसिटिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, एसिटिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। ये अल्कोहल वो अल्कोहल नहीं है जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है, मुझे पता है, ये वो अल्कोहल नहीं है, ये अलग टाइप का अल्कोहल है। जब आप 9th-10th में पहुंचोगे, बेसिकली जब 10th में पहुंचोगे तो इनके बारे में अलग से स्टडी करोगे, ठीक है। तो ये एसिड्स होते हैं, ये एसिड्स होते हैं और ये अल्कोहल तो होता है। तो जितने भी एसिटिक एसिड्स को हम अल्कोहल में जब कन्वर्ट करते हैं तब हम एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया का यूज करते हैं। तो ये पॉइंट ये हो गया, इसको भी याद करेंगे। यीस्ट क्या है? यीस्ट भी हम क्या करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। हम लोगों ने यीस्ट जो है, आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, हाँ, तो उसमें रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में भी यीस्ट आया होगा, जब आपने पढ़ा होगा किस तरीके से वो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन में काम आता है। तो यीस्ट भी क्या करता है, ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, किसके, अल्कोहल के कमर्शियल प्रोडक्शन और वाइन के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए काम आता है। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस आपने पढ़ी थी अपने पिछले क्लास में, वो यहाँ पर होती है, तो वहां पर यीस्ट ही काम आता है। यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या करता है, बाय ग्रोइंग देम ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बर्ली, व्हीट, राइस एंड क्रस्ड फ्रूट जूसेस। ये जो बर्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ड फ्रूट होते हैं, उनका जो जूस होता है उसमें क्या करता है, खुद को कन्वर्ट कर लेता है और नेचुरल शुगर में अपने आप को बदल करके ये इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यानी कि यीस्ट जो है इन सारी चीजों में क्या करता है, वाइन और अल्कोहल बनाने में मदद करता है और इन सब में शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो एक तो ये हो गया आपके कुछ पॉइंट्स अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। आई थिंक ये हमारी स्लाइड जो है वही है, नहीं, ठीक है, ये रह गया था। फिर एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल रहे हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेंडली हैं, जो कि हमारे बहुत सारी प्रोसेस में यूज हो रहे हैं। अब जैसे एंटीबायोटिक बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो वैरायटी टाइप ऑफ डिजीज के लिए जो है ये अपनी एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद करते हैं। अब सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट जैसे कि ग्राउंड नट जैसे होता है। तो बेसिकली कैसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्रूट या सीड ही जो होता है मेन पार्ट होता है। जो फ्रूट होता है या जो सीड होता है वो उसमें ऐसा प्लांट जिसमें फ्रूट और सीड रहता है वो लेगुमिनस प्लांट होता है, जैसे ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट क्या है, ये कह रहे हैं सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड द रूट मॉड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कहां पर रहते हैं, लेगुमिनस प्लांट में रहते हैं, ठीक है। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू द सॉइल एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। अब ये बात किसकी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में तुमने सुना है ना, पढ़ा तो है ना, 78%, 78% जो हमारी नाइट्रोजन हमारी एयर में है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में क्या करते हैं, वो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है और वो अमोनिया क्या करता है, हमारी सॉइल को क्या करता है, फर्टाइल कर देता है। और भी ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो नाइट्रोजन साइकिल में काम आती हैं, तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना देखो कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि सॉइल की फर्टिलिटी बातें हैं। Then specialized bacteria convert nitrates and nitrites present in the soil into nitrogen gas which is released in the atmosphere। ये नाइट्रोजन साइकिल की बात हो रही है बच्चा, कि नाइट्रोजन साइकिल में वही मैंने जो आपको अभी बताया था कि नाइट्रोजन गैस अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो कह रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया वहां पर काम करते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं, जो अमोनिया बना वो नाइट्रेट बनाते हैं, उससे फिर नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स जो बनता है जो कि सॉइल प्रेजेंट है इनटू नाइट्रोजन गैस में वो कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है विच इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, कि फिर वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ली, नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुई, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जहां पर जिनको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, उन्होंने मदद की क्या, सॉइल में उसको क्या करने की, सॉइल में उसको मिलाने की, मतलब डिसॉल्व करने की, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी और अच्छी हो जाए। और वहां से फिर से नाइट्रेट से नाइट्राइट बना, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट बने, जिससे
नाइट्रोजन गैस दोबारा से बनी और दोबारा से नाइट्रोजन गैस वापस एटमॉस्फेयर में चली गई। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या, जो आपका जो जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं उनके पत्ते वगैरह जो होते हैं आप फेंक देते हो, वो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, और एनिमल से भी आते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड प्लांट से भी आते हैं। तो जो डेड प्लांट और एनिमल से ऑर्गेनिक वेस्ट आ रहा है, जैसे जो एनिमल्स होते हैं जब मर जाते हैं तो उसके बाद में क्या डिकम्पोज हो जाते हैं बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये ऑर्गेनिक क्या बना देते हैं, वेस्ट बनाते हैं। ठीक है, इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वही मैंने आपको जो बताया, डिकम्पोज कर रहे हैं, और डिकम्पोज करने से बेसिकली रिजल्ट क्या निकल रहा है कि एक क्लीनअप टाइप का हो जा रहा है एनवायरनमेंट में, है ना। नहीं तो इन सब चीजों का क्या हो, अगर इसको कोई डिकम्पोज करने वाला ना हो तो फिर क्या होगा। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करने में भी मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा। अब बात करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। अब चलो देखते हैं, बड़ा मतलब कितना सिस्टमेटिक सब कुछ है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हार्मफुल भी है और फ्रेंडली भी है। चलो देखते हैं कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। अब एक आप देख रहे हो बैक्टीरियम, ठीक है, एक देख रहे हो लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जिसको लैक्टोबैसिलस भी बोल सकते हैं। ये कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। ये तो फ्रेंडली हो गया, ये तो फ्रेंडली हो गया, और ये कह सकते हैं हार्मफुल भी होता है, बट ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही कैटेगराइज किया जाता है, तो इसको अभी छोड़ दो, ये फ्रेंडली वाला है। डिजीज कॉजिंग जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जैसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से पैथोजेन नाम की डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो ये कैसा है, एक हार्मफुल बैक्टीरिया है हमारे लिए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं, फ्लू हो जाता है ना, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, छींकें आ रही है, स्नीजिंग हो रही है, तो वो फ्लू होता है। एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। आपने कभी देखा हो डॉक्टर के क्लिनिक पे गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको वायरल फीवर है, तो वो वायरल फीवर का नाम नहीं है, वायरल फीवर इन द सेंस कि लाइक जो वायरस है वो किसी एक शख्स में, एक किसी ह्यूमन में एंटर हुआ होगा, उससे फिर 3 लोगों को और हुआ, फिर उससे 3 को और हुआ, उस तक आपको पहुंच गया। इसको क्या देते हैं, वायरस के थ्रू जो फीवर हुआ, वायरल फीवर। ठीक है, तो वही है कि जब कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू कहते हैं, एंड जिसको हम कफ कहते हैं, जिसको हम कफ के नाम से बीमारी को जानते हैं, तो ये सारी बीमारी ना वायरसेस के थ्रू होती हैं। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो, ठीक है, चिकन पॉक्स और ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। तुमने कभी सोचा है कि जो चिकन पॉक्स वगैरह हो जा रहा है, जो चिकन पॉक्स में जो आपके छोटे छोटे पिंपल्स जो है पूरी बॉडी में हो जाते हैं, और एलर्जी टाइप भी उसको बोल सकते हैं, और एक होती है बीमारी जैसे पोलियो, ठीक है, जिसको अब तो पोलियो मुक्त भारत कह दिया गया है, पहले बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। तो ये जो है, ये आपको क्या लगता है कि किसके थ्रू होता होगा, अगर अब तक नहीं पता था तो देखो वायरस के थ्रू होता है ये भी। तो सोचो वायरस कितना ज्यादा फ्रेंडली है और कितना ज्यादा हार्मफुल भी है। तो ये है हार्मफुल वायरसेस के नुकसान। अब एक डिजीज है जिसको हम डिसेंट्री कहते हैं एंड मलेरिया। ये एक वायरस होता है जिसका नाम होता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स नाम का एक वायरस होता है जिसके वजह से डिसेंट्री और मलेरिया 2 बीमारियां होती हैं। ये हो गया आपका टीबी वाला, जो टीबी की जो बीमारी होती है, टीबी वाली डिजीज, वो भी वायरस के थ्रू ही होती है, यानी कि बैक्टीरिया के थ्रू होती है, सॉरी फॉर दैट। तो टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी कहते हैं, वो भी हम बैक्टीरिया के थ्रू ही हमें होती है। तो दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक ये हो गया हमारा डिजीज जो डिसेंट्री एंड मलेरिया है, ये प्रोटोजोन्स के थ्रू होती है, और ये टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होती है। तो यहाँ पर ये हो गया ट्यूबरकुलोसिस का एक पिक्चर आप दिख रहा है, ये मलेरिया के लिए जो आपको मॉस्किटो दिख रहा है वो, ठीक है, जो मलेरिया के लिए मॉस्किटो बीमारी फैलाने में जो मेन रोल अदा करता है वो यही सब होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हार्मफुल कुछ डिजीज जो हार्मफुल
माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं। अब सम कॉमन ह्यूमन डिजीज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रही है, चलो जानते हैं। अच्छा है, हमें पता चलेगा कि कितने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, जो इतनी खतरनाक बीमारियां फैला रहे हैं ह्यूमन में। तो सबसे पहले आता है ट्यूबरकुलोसिस। हो सकता है आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो, बट मैं एक्सप्लेन करूंगी। ट्यूबरकुलोसिस ये एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, ठीक है। एंड इसमें ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? हवा के थ्रू, एयर के थ्रू। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, कैसे बचाया जाए? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब बिल्कुल अलग कर दो, क्योंकि ये टच में कम्युनिकेबल डिजीज होती है, तो ये हो सकती है थ्रू बात करने से भी। तो इसलिए क्योंकि एयर के थ्रू हो रही है ना, तो इसलिए बिल्कुल पेशेंट को अलग रख दिया जाता है और सुटेबल उसको जो चीजें हैं, मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। अगला है मीजल्स, ठीक है। मीजल्स जिसको हम वायरस के थ्रू जो होती है वो देखते हैं, और ये भी एयर में ट्रांसमिशन इसका हो सकता है, यानी कि हवा के थ्रू भी फैल सकती है, ठीक है। उसके लिए भी सेम ही है जो प्रिवेंटिव मेजर्स है कि बिल्कुल आइसोलेशन में रख देना है। चिकन पॉक्स में भी यही होता है, वायरस के थ्रू होती है, ये एयर के थ्रू भी हो सकती है, और अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ गए तब भी हो सकती है चिकन पॉक्स। पोलियो, पोलियो भी क्या है? वायरस के थ्रू हो सकती है, ये एयर में भी है, वाटर के थ्रू भी हो सकती है। तो आपको इसीलिए जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स, जो गवर्नमेंट की जो मेजर्स निकलते रहते हैं टू प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ डिजीजेस, वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं हमारे लिए। और हमें भी ध्यान देना चाहिए ऐसी चीजों से, ऐसे इन्वायरमेंट से बचने के लिए हमें भी ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी को टीबी जैसी कोई बीमारी है तो हमें तो दूर रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नहीं तो होता क्या है कि किसी को टीबी है तो हम तो दूर रह नहीं सकते क्योंकि वो बुरा मान जाएगा या वो बुरा मान जाएगी। नहीं, अगर आप समझदार हो तो आप ये अपने लिए और अपनों के लिए करेंगे। फिर है कॉलरा। कॉलरा भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है, जैसे टीबी बैक्टीरिया के थ्रू होता था। टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। दोनों वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू क्या कर सकते हैं। जो आपका टाइफाइड है वो केवल वाटर के थ्रू, और जो आपका कॉलरा है वो वाटर और फूड दोनों के थ्रू जो है आपको फैल सकता है। मेंटेन करके रखना होता है थोड़ी सी हाइजीन, साफ सफाई, गुड सैनिटरी हैबिट्स होनी चाहिए। ये नहीं है आप गंदगी से रह रहे हैं, ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। हेपेटाइटिस बी ये भी बहुत खतरनाक बीमारी होती है जो कि वायरस के थ्रू होती है। अब इस बीमारी को हम देखते हैं कि ये वाटर के थ्रू जो है एंटर कर जाती है, और इसमें क्या करना चाहिए, हमें जो वाटर लेना चाहिए वो प्रॉपर बॉइल्ड होना चाहिए। हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए, जो भी हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन आते हैं छोटे पर बच्चों को लगा दिए जाते थे पहले ही, अभी भी आज भी लगाए जाते हैं, तो वो इसीलिए लगाया जाता है कि आगे चल के कोई भी ऐसी बीमारी ना हो। फिर मलेरिया, मलेरिया क्या है? मलेरिया एक प्रोटोजोआ नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके थ्रू मलेरिया फैलता है, और ये एक मॉस्किटो होता है, ठीक है, जो इस बीमारी को फैलाता है, जैसे आपने भी पीछे देखा था। यूज मॉस्किटो नेट, इसके लिए मॉस्किटो नेट यूज करें, ऐसी जगह पर ना रहे जहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर हैं, या अगर रह रहे हैं और मच्छर ज्यादा हो रहे हैं, मॉस्किटोज हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ प्रिवेंशन के लिए करना चाहिए। मीन्स वहां पर ना गंदगी है या कहीं पे तालाब है, पानी रुका हुआ है, भरा पड़ा है, तो उस सब चीजों को हटाया जाना चाहिए, है ना। तो ये कुछ हार्मफुल डिजीज थी जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो देते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज भी होती है कैटल्स में, ठीक है, जो कैटल्स होते हैं ना उनमें फुट और माउथ डिजीज भी होती है जो कि वायरस के थ्रू होती है। और एक बीमारी बहुत ही घातक खतरनाक सी होती है, एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स जो बीमारी होती है ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, और दिस इज वेरी फैटल फॉर ह्यूमन एंड कैटल्स। ये जानवरों के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो इनको हमने देख लिया, एंड देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम कॉमन डिजीज ऑफ प्लांट, ठीक है। तो प्लांट में होने वाली 3 मेन जो है डिजीज हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है साइट्रस कैंकर। कौन सा है? साइट्रस कैंकर। दूसरा है रस्ट ऑफ वीट, जो गेहूं में आ जाता है रस्ट। येलो वीन मोजाइक ऑफ भिंडी, जिसको हम ओकरा, हिंदी में ओकरा सुना होगा, शॉर्ट में ओकरा बोल देते हैं। अब ये क्या होती है, इनकी पिक्चर भी देखेंगे, पर तुम ये पढ़ लो कि जो आपका साइट्रस कैंकर होता है ना, चलो दिखाई दे रही हूँ पिक्चर,
साइट्रस कैंकर, ये रहा साइट्रस कैंकर, पत्तियों पे ऐसा देखा होगा इस तरीके से हो जाना, इसको कहते हैं साइट्रस कैंकर। और ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है ना, हवा होती है, हवा मतलब हवा जिसमें हम रह रहे हैं वो, समझ लो कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है ये। फिर दूसरा तुम ये देख रहे हो इस तरीके से पत्तियों पे, इसको कहते हैं रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं के जो आपने देखे होंगी, इनको हिंदी में वैसे तो बालियां बोलते हैं, और इसके साथ में पत्ते भी होते हैं ना बहुत सारे, उसमें इस तरीके से रस्टिंग टाइप हो जाती है, लग रहे हैं ना जैसे लोहे पे से रस्टिंग होती है वैसा, तो वही इसको हम बोलते हैं रस्ट ऑफ व्हीट। तो ये जो बीमारी होती है पौधों में, इसको रस्ट ऑफ व्हीट बोलते हैं। ये फंजाई की वजह से होती है, और इंसेक्ट्स एंड सीड्स, जो कीड़े मकोड़े और जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनके थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो जाता है पेड़ से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। फिर है येलो वीन मोजाइक ऑफ भिंडी या ओकरा, ये वायरस के थ्रू होती है, और इसको फैलाने के लिए इंसेक्ट ही काफी होता है। इंसेक्ट जो है इसको फैलाती है। अभी दिखती कैसे है, देखो ये कुछ ऐसी दिखती है। ये पत्तियों में जो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, ये येलोइनिश आ जाती है ना, ग्रीन से येलो हो रही हैं, और ये वीन्स जो है दिखने लग जाती हैं, बहुत ज्यादा वीन्स जो अंदर की होती है ना पत्तियों में, छोटी छोटी जो लाइंस होती हैं, ये छोटी छोटी जो लाइंस होती हैं ये दिखने लग जाती हैं बहुत ज्यादा ही, तो इसको हम मोज़ोइक वीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो ये हो गया ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है पता, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ह्यूमन में होने वाली हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज फैलाते हैं वो, और प्लांट में होने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैला रहे हैं डिजीज, तीन जो अभी मैंने आपको पढ़ा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। फिर आता है बच्चा फूड पॉइजनिंग, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। ये क्यों होती है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स, हमारे फूड में ना कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, जब ज्यादा देर का रखा हुआ हो, या बहुत ज्यादा आपने कोई चीज को खाया और आधा छोड़ दिया, और वो लंबे टाइम तक रखा हुआ है, खुला रखा है या फिर, तो ऐसे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस आते हैं जो कि जो भी आपका सब्सटेंस होता है उसको टॉक्सिक बना देते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस, ये जहरीला बना देते हैं खाने को बेसिकली, और रिजल्ट इन सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ तक हो जाती है लोगों की। तो इसीलिए हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक चीज में। खाना खा रहे हैं तो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमें इसको खुला छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फूड पॉइजनिंग में बेसिकली आदमी जो है या जो भी होता है वो बहुत बीमार हो जाता है, और उस बीमारी की हालत में, उसी को हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। पेट में कुछ आपके स्टमक में उथल पुथल चीजें होने लग जाती हैं, बहुत सारी इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, और आपको लाइक कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है मेनली, तो ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग हो गया हमारा। फूड प्रिजर्वेशन फिर क्या है, तो फूड को फिर प्रिजर्व कैसे करके रखा जाए, तो फूड को प्रिजर्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो सॉल्ट, शुगर, एडिबल ऑयल्स जितने भी होते हैं, एंड विनेगर आर द कॉमन केमिकल। सॉल्ट, शुगर, एडिबल ऑयल जो होते हैं, और सिरका यानी विनेगर, ये कॉमन से केमिकल होते हैं जिनको जनरली हम यूज कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बढ़े उसमें, तो उसको रोकने के लिए हम इनका यूज करते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए हम इसको प्रिजर्वेटिव्स भी कहते हैं। सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, विनेगर हो गया, अचार में सिरका डाला जाता है ना, इसलिए। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स आल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको अगर हीट कर दिया जाए तो उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाते हैं, और कुछ कोल्ड ट्रीटमेंट भी होते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे आप सिंपल पानी पीते हो तो कहा जाता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि पानी को जो है बॉयल करके पीना चाहिए। तो बॉयल करने से बेसिकली क्या हो रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो निकल जा रहे हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर अब है पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क का एक प्रोसेस रहता है जिसको हम कहते हैं पॉस्चराइजेशन। मिल्क में पॉस्चराइजेशन होता है। द मिल्क इज हीटेड एट 70 डिग्री सेल्सियस। बचा होता क्या है बेसिकली, इतना जान लो कि 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको मिल्क को उबाला जाता है, हीट किया जाता है फॉर 15 सेकेंड। और कितने सेकेंड, 15 सेकेंड। एंड देन सडनली चिल्ड, और फिर एकदम से ठंडा कर दिया जाता है और उसको स्टोर करके रख लिया जाता है। सच मिल्क इज रिफर्ड टू पॉस्चराइज्ड मिल्क, और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं पॉस्चराइजेशन। क्या हमने पढ़ा कि मिल्क को पॉस्चराइज किया जाता है कैसे,
15 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, गर्म, और फिर एकदम से बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। इसको हम पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क बोलते हैं, और इस मिल्क को क्या बोलते हैं, पॉस्चराइज्ड मिल्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स रहती हैं जो कि हमें स्टडी करनी है। ये मैंने आपको पिक्चर डाल के दी है जिससे कि सो दैट आप ये समझ पाओ। टैंक में दूध भरा रहता है एंड देन उसको हम हीट करवाते हैं, देन उसके बाद में नंबर 3 प्रोसेस होती है। ये पूरा सेटअप मैंने तैयार करके रख दिया। ये मोटर है जहाँ से ये सारी चीजें करी जा रही होती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। सिम्बायोटिक बैक्टीरियम भी होते हैं कुछ, जैसे जो राइजोबियम होते हैं वो हेल्प करते हैं फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो सॉइल में आकर के मिलकर सॉइल को फर्टाइल बनाती है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है। और वहां पर जो बैक्टीरियाज वगैरह यूज होते हैं इस चीज के लिए। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरियम क्या है कि इसमें क्या होता है कि राइजोबियम भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये क्या करता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन विद द रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट के रूट के थ्रू ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। लेगुमिनस प्लांट बच्चा क्या होता है, जो आपका कैसे होते हैं, ऐसे प्लांट जो सीड या फ्रूट रखते हैं। ठीक है, द एक्शन ऑफ लाइटनिंग ऑल्सो हेल्प इनटू द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लाइटनिंग भी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। लाइटनिंग क्या, लाइटनिंग जिसमें आप हीट की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर जब बढ़ता है हीट बढ़ती है, तो आपका यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के, जो नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेयर में, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेती है, क्योंकि हीट क्या करती है, बॉन्ड ब्रेक करवा देती है। तो जब बड़े क्लास में जाओगे तो ये पढ़ोगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि राइजोबियम हेल्प करता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए थ्रू लिग्मिनस प्लांट। ठीक है, लिग्मिनस प्लांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है ये पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर is converted into nitrogen compound by some bacteria like rhizobium and blue green algae. blue green algae भी होती है, algae भी आगे हम पढ़ेंगे। present in the soil and also by lightning. On the other hand, certain other bacteria present in the soil convert nitrogen compounds into nitrogen gas. ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। तो देखो, वैसे तो आपको ये बड़े क्लास में पढ़ना है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ जो आपके लिए अभी भी जरूरी है। क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाती है, और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चा, जिसको NH3 बोलते हैं। और जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यहाँ पर बैक्टीरियाज मदद करते हैं अमोनिया को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए। नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एंड देन ये वापस N2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये पूरी साइकिल होती है, जो कि बेसिकली अभी हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखा है, बट ऐसी ही साइकिल हमारी कुछ रहती है। इसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। हालांकि हमें जो है ना, ये इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना है। नाइट्रोजन साइकिल में कई सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे एक होता है आपका एसिमिलेशन होता है। ठीक है, एक होता है आपका डीनाइट्रिफिकेशन होता है, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो एसिमिलेशन हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, अमोनाइजेशन हो गया, और तो इस तरीके से बहुत सारे जो है, और नाइट्रिफिकेशन हो गया। ये 4 जो है स्टेप्स आपके मेनली रहते हैं आपकी नाइट्रोजन साइकिल में। तो नाइट्रोजन गैस वही जो अभी मैं आपको समझाया था, सिंपल वे में अगर समझाऊं तो मैं इसी तरीके से जो है आपका नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से आता है और वापस एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन एलगी क्या है, एलगी अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज मोस्टली एक्वेटिक। देखो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, हालांकि कभी देखा हो तो इस तरीके से जो जिसको हम हिंदी में काई बोलते हैं, ग्रीनिश आपका जो कवरिंग हो जाती है, उसको हम कहते हैं एलगी। तो अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज मोस्टली एक्वेटिक, जो ज्यादातर पानी वाले प्लांट हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और उनमें क्लोरोफिल भी होता है। देयर बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। और ऐसे ये एल्गी ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी जो है
आपको रूट, स्टेम या लीफ में डिवाइडेड नहीं दिखेगी। बेसिकली एलगी क्या होती है, ये एलगी वो होती है जो ग्रुप ऑफ प्लांट होती है, बहुत सारा ग्रुप ऑफ प्लांट होता है जो मोस्टली आपको पानी में ही दिखता है। एलगी आपको पानी में ही दिखती है। ये प्लांट टाइप के लग रहे हैं ना, ग्रीनिश है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है इसलिए ग्रीनिश लग रहे हैं। और दूसरी ये होती है कि इन प्लांट्स में कोई भी स्टेम, रूट या लीफ नहीं होती है जिसको आप डिवाइड करके बता पाओ। ऐसे ही हम ग्रुप को कहते हैं एलगी। ठीक है, समझ आया बता? तो ये होती हैं एलगीज जो कि आपको पिक्चर में दिख रही है। देन बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स वही जो हम मेडिसिन के लिए लेते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, मतलब मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको सपोज स्नीजिंग स्टार्ट हो गई, अब स्नीजिंग स्टार्ट हो गई तो यानी कि वायरस तो एंटर हो चुका है, वायरस अपना काम कर रहा है फुल टू मजे में। अब वो कह रहा है कुछ कर पाओ तो कर लो, तो तुमने कहा ठीक है अभी तुम्हें बताते हैं। तुमने क्या किया, तुम गए क्लिनिक पे, तुमने एंटीबायोटिक लिया, और एंटीबायोटिक जब तुमने खरीदा और उसको खाया, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो वायरसेस किल हो जाते हैं। ठीक है, जब उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा ना बढ़ पाए, बस एंटर हुए हैं तभी अगर आप खा लें। अब ये कैसे पता चलेगा, ये तो वही सिम्टम्स ही बताएंगे। तो बेसिकली जब आप खाते हो तो क्या होता है, चीजें ठीक होने लग जाती हैं, लेवल पे आने लग जाती हैं, स्नीजिंग बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया किल हो गए जो वो करवा रहे हैं फंक्शन। तो ऐसे हम मेडिसिन को कहते हैं एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया क्या होते हैं, आता है कि व्हाट आर दी बैक्टीरिया। देन बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, इनको केवल हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। देयर सेल्स आर प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, तो इनकी जो सेल्स होती हैं प्रोकैरियोटिक होती हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम देख सकते हैं। तो ये कुछ पिक्चर है जो बैक्टीरिया की ही है। फिर कैरियर क्या होते हैं, कैरियर से नाम से ही समझ में आ रहा हो, कुछ ले जाने वाले या किसी को ले जाने वाले। तो देखो, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी द पैथोजन फ्रॉम अ डिजीज पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कैरियर्स। कैरियर्स क्या होते हैं, यही कैरियर्स होते हैं। एक स्किन पे बैठे उसको क्या था, कोई डिजीज थी, दूसरी स्किन पे बैठे उसको भी दे दी डिजीज डंक मार के, है ना। तो यही तो अभी काम किसने किया, एक देश से दूसरे देश में ही तो फैल रहा है, बिल्कुल वैसा ही हो गया कैरियर की तरह। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी द पैथोजन फ्रॉम अ डिजीज्ड पर्सन, डिजीज पर्सन से कोई हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, कैरी द पैथोजन, पैथोजन का एक बीमारी है उसको कैरी कर दिया। एंड कॉल्ड, इनको ही हम कैरियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलाज जो होता है, ये भी मॉस्किटो क्या होता है, ये भी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, देन कम्युनिकेबल डिजीज, वही जो एयर के थ्रू, जो कांटेक्ट में आने पर एयर के थ्रू हम एक दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है, उनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन through the air, the water, the food or the physical contact are called communicable disease। मतलब अगर किसी को सपोज ट्यूबरकुलोसिस है यानी कि टीबी है, तो आप उसके कांटेक्ट में अगर आते हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी ट्रांसमिट होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि आप उसके कांटेक्ट में आ चुके हो। भले ही आप उसे टच नहीं कर रहे हो, भले ही उसका आप उसके प्लेट उठा करके खाना नहीं खा रहे हो, बट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें जो है इन सारी चीजों को हमें ध्यान देना होता है। देन फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं बाय यीस्ट, इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो दिस इज द फर्मेंटेशन जिसमें शुगर जो है आपका यीस्ट के साथ में कंबाइन होता है और ऑक्सीजन भी उसमें कंबाइन रहता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। फंजाई क्या होता है, फंजाई यार नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, ये ग्रीनिश नहीं होते हैं एल्गी की तरह, ये इस तरीके के प्लांट होते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना फूड स्वयं से अपने आप से नहीं बना पाते हैं भैया। दे मे बी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर है लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये है आपका लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसमें सब कुछ होता है, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल, डीएनए। नहीं समझ में आ रहा होगा इतने बड़े बड़े टर्म्स,
समझना भी नहीं है, 9th क्लास में आओगे सब कुछ अलग पढ़ोगे। तो ये है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखने को आता है। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे लिखना है? दीज आर ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल, आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज। दीज इंक्लूड अ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ठीक है, सम एलगी। तो इनको हम कहते हैं, और ये तो हमारा हो गया, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, कैसे करना है? नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हमने ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया था, कैसे लिखना है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में आकर के सॉइल को फर्टाइल कर रही है, प्लांट को ग्रो करने में मदद कर रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। पॉस्चराइजेशन, वही जो प्रोसेस अभी हमने पीछे पढ़ी, द प्रोसेस इन व्हिच मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस for 50 to 30 सेकेंड इन सडन एंड देन सडन कूल्ड, और फिर अचानक से इसको कूल कर दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं पॉस्चराइजेशन। फिर है पैथोजन। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस किसको कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उनको कहते हैं पैथोजेंस, ये याद रखेंगे। देन प्रिजर्वेशन पढ़ चुके हैं कि प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए जो प्रिवेंशन हम यूज करते हैं, ऐसे एक्शंस फ्रॉम द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से बचाने के लिए, जिससे हमारा फूड स्पॉइल ना हो, इसको हम कहते हैं प्रिजर्वेशन। छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको याद करने हैं। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर एनिमल। प्रोटोजोआ क्या होता है? जस्ट आपको अभी इतना याद रखना है कि प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही सेल से मिलकर के बना होता है। राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम विच लिव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं उनकी रूट में आपका राइजोबियम रहता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप, फिर वैक्सीन क्या है? द सब्सटेंस व्हिच इज इंजेक्टेड टू ट्रिगर द बॉडी टू डेवलप इट्स ओन डिफेंस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स इज कॉल्ड वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? जो वैक्सीन आपके लगाई जाती है बॉडी में, जिससे कि आप लड़ पाए, आपके अंदर जो है ना वो क्षमता आ जाए लड़ने की, ठीक है, बीमारियों से, जिस भी बीमारी के लगाया गया है, ठीक है, तो उसको हम वैक्सीन कहते हैं। छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। देन वायरस क्या है, यीस्ट क्या है, ये भी देखते हैं। वायरसेस आर लिविंग ओनली इनसाइड अदर लिविंग सेल्स। कहाँ पे वायरस जो है रहती हैं? अदर लिविंग सेल्स के अंदर। दे आर कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कि लिविंग और नॉन लिविंग का एक कनेक्टिंग क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक होता है। क्या? वायरस। वायरस जो है आपका कहाँ रहता है? इनसाइड द लिविंग सेल्स में रहता है। अब वो लिविंग सेल्स कोई भी ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, तो इसको नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का क्या कहते हैं? एक लिंक कहते हैं। फॉर सपोज जैसे फूड रखा है, ठीक है, अब फूड है, या सपोज वायरस की बात हो रही है, तो चलो ठीक है, एयर है, अब एयर में वायरस है, एयर कैसी है? नॉन लिविंग है, हम कैसे हैं? लिविंग है ऑर्गेनिज्म। अब एयर से हमारे अंदर पुट हुई, एंटर हो गई, तो एक लिंक बना दिया ना, इसको कह रहे हैं। यीस्ट क्या है? यीस्ट भी एक यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है, इसको हम फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं जो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें भेजेंगे, मैं देखूंगी कितने बच्चों ने किया है, ठीक है, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है व्हाट आर द पैथोजेंस, अभी बताया। राइट अनदर नेम ऑफ पैथोजेंस, बताइएगा, देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन 2 है डिफाइन फूड प्रिजर्वेशन, व्हाट इज फर्मेंटेशन, व्हाट इज वैक्सीन, नेम एनी 2 ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। ये सब हमने पढ़ लिया। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ करके आज की इस क्लास को अच्छे से पढ़ा है, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। हाँ, अगर कोई डाउट रहता है, कोई भी चीज ऐसी जो वैसे तो मैंने अपना समझाने का पूरा प्रयास किया, अगर फिर भी अगर कोई ऐसी चीज छूट जाती है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे से पूछ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है, बस आप पूछो क्या आपको नहीं समझ आया, फिर वही हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलो फिर अभी चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और आपको बता दूं कि सत्य शिक्षा जो 678 हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो चुके होंगे, ठीक है, अब तक जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है या हो जाएंगे आपको। तो अभी चलते हैं, थैंक यू सो मच, और मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अच्छा लगा, अगर क्लास में अच्छा लगा पढ़ना,
पढ़ते हुए मजा आया तो लाइक कर देना, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताना। बाय बाय।